नसीन, अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुकी है और मुज़ाकरात के हवाले से खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान से यह डिमांड किया है कि तमाम यूरेनियम जो अफजूदा हो चुकी है वो अमेरिका के हवाले की जाए और इसके साथ जब वो ईरान अपनी जो तमाम न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करे। ये अमेरिका की डिमांड जब सामने आ रही है, बिल्कुल वही प्ले बुक जब हमें नजर आ रही है जब इराक के ऊपर अटैक होने जा रहा है तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जैसा एक ऐसा बोगस प्रोपेगेंडा जब वो किया जा रहा है, साथ अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल वही चीज इस वक्त हम देख रहे हैं, उसी दर्जे का प्रोपेगेंडा है, एक्विजिशंस हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बताया जा रहा है और इसके साथ जो मिलिट्री बिल्डअप है वो किया जा रहा है। जेडी वैंस ने ये कहा है कि हमारे पास ये सबूत है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। अब इससे पहले हमने ये आपके सामने ये बात रखी कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स ये बात कर रहे हैं कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन जैसे वो कहते थे कि सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस हैं, उसी तरह से अब वो कहते हैं कि ईरान जब न्यूक्लियर बना रहा है। हालांकि जब न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो इतनी जल्दी बनाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन 6 महीनों में उन्होंने फिर अपना न्यूक्लियर जब खड़ा कर लिया। तो अब आप देखिए कि वही प्लेबुक, और ये अभी 20 साल पहले की बात है कि वो एक मुल्क को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। और अगर आप नेतन्याहू के सिर्फ इस पॉलिसी दौर का अगर आप जायजा लें 90 से लेकर अभी तक, तो आप देखेंगे कि ओआईसी के कितने मुल्क जो हैं वहां पर खाना जंगी हैं और फिर उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। लिबिया खाना जंगी तकसीम कर दिया गया 2 हिस्सों में। सूडान बड़ा कंट्री था, इस पर भी इजराइल की नजर थी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। सूडान और साउथ सूडान दोनों में खाना जंगी, यानी सूडान जो है उसने 2 खाना जंगी जब देखी हैं और देख रहा है। सोमालिया 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, डिस्टेबलाइज जब कर दिया गया। यमन खाना जंगी 2 हिस्सों में तकसीम, सीरिया खाना जंगी 2 हिस्सों में तकसीम, इराक डिस्टेबलाइज, ठीक है ना। तो अभी जो इजरायली सदर है वो इथोपिया पहुंचा हुआ है, उर्दगान अभी वहां से होकर गए हैं, तो इजरायली सदर जब वो इथोपिया पहुंचा, इथोपिया पर इजराइल का प्रेशर है कि वो शुमाली लैंड को जब वो तस्लीम करे और इधर से वार्निंग है, और चाइना ने भी 2 टोक अंदाज में ये कहा है। तो ये यानी कि आपको इन पिछले 30 साल की पॉलिसी जब नजर आती है। और नेतन्याहू जो है वो कांग्रेस में बैठकर ये बता रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक किया गया। अभी इराक का वही हशर है, अभी तक इराक डिस्टेबलाइज है, डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी वो वाला मुल्क संभला नहीं है कि एक और मुल्क जो है उसको डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं। जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। भाई कौन सा एविडेंस है कि आप के पास कि ईरान जब वो न्यूक्लियर बना रहा है? तो ये बड़ा मुश्किल तरीन टाइम जो इस वक्त हम देखने जा रहे हैं, यानी मामला जंग की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। रशिया ने खबरदार किया है अमेरिका को कि वो ईरान पर जब हमला मत करे। सबसे पहले जो हेडलाइंस सामने आ रही हैं निगोशिएशंस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स वहां पर हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वाशिंगटन पोस्ट ने आज के मुज़ाकरात पर लिखा है कि ये मुज़ाकरात ऑलमोस्ट नाकाम हैं और जंग जो है वो नागुज़ीर है। अमेरिका ने जो डिमांड्स पेश की हैं वो पहले से भी ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा रिजिड हैं, ज्यादा ऐसी डिमांड्स हैं जो मानी बिल्कुल नहीं जा सकती हैं। अमेरिका ने एक तो ये कहा है कि तमाम यूरेनियम ईरान हवाले करे, फिर अमेरिका ने कहा है कि अपनी तमाम न्यूक्लियर साइट्स को वो डिस्ट्रॉय कर दें। यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो 0% भी कबूल, मतलब 1% भी कबूल नहीं की जाएगी, 0% के ऊपर ले जाना पड़ेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिकन प्रपोजल टू तेहरान टू डिस्ट्रॉय इट्स 3 न्यूक्लियर साइट्स, ये 3 बड़ी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फर्दो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका ये डिमांड कर रहा है कि इन तीनों, अच्छा ममर कजाफी जो हैं उन्होंने इसी तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दिया था और उसके बाद फिर किसी और जहाज के साथ उन पर अटैक किया गया। तो वो जो इजरायली न्यूक्लियर साइट है जहां पर खुफिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं और वेस्ट को एक वक्त में ये पता चलेगा कि अगर उनके लिए कोई बड़ा न्यूक्लियर सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो ईरान नहीं है, बाकी कोई और नहीं है, चाइना और नॉर्थ कोरिया नहीं है, वो सबसे बड़ा इजराइल है। इजराइल किसी का इत्तेहादी नहीं है, उसके अपने मकासद हैं जिसके लिए वो कभी एक को इस्तेमाल करता है कभी दूसरे को। तो अगर दुनिया में किसी एंटिटी से और किसी लीडरशिप से अगर खतरा है तो वो इजरायली लीडरशिप है। तो फर्दो, नितांज और इस्फहान, इन तीनों को वो कह रहे हैं डिस्ट्रॉय करें। 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है, 408 है, 440 है, ये हवाले की जाए। इनरिचमेंट 0% होगी और इसके बदले में लिमिटेड सैंक्शन रिलीफ मिलेगा। मुझे बताइए कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान ये सारा कुछ भी करना है, उसके बाद भी ईरान के पास लिमिटेड जो सैंक्शन रिलीफ है वो मिलेगा। सैंक्शन फिर भी नहीं हटाए जाएंगे ईरान पर, तो ईरान ये किस लिए करे? इसको मुज़ाकरात कहा जाता है। ये तो सरेंडर है और सरेंडर तो ना सद्दाम हुसैन की फौज ने किया था, ना हमास ने भी जो है वो सरेंडर तो उन्होंने भी नहीं किया है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने इस पर लिखा है, अमेरिका डज नॉट एक्सेप्ट इवन 1% यूरेनियम एनरिचमेंट इन ईरान, वॉर इज इनवाइटेबल। और जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि वी हैव डिटेक्टेड द एविडेंस दैट ईरान इज अटेम्प्टिंग टू रिज्यूम डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नज़ीर, बात यह है कि यही जेडी वैंस जो है वो अभी आर्मीनिया होकर गए हैं और आर्मीनिया के साथ इन्होंने जो न्यूक्लियर डील की है और अभी सऊदी अरेबिया को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो अमेरिका देने जा रहा है, वो प्रोग्राम जो खुद अमेरिका दे रहा है उसके अंदर भी इनरिचमेंट शामिल है। ये तमाम मुल्क जो है, आर्मीनिया, सऊदी अरेबिया, ये मुल्क भी इनरिचमेंट जो वो कर सकेंगे।
ठीक है ना, और बाकी तमाम दुनिया के ममालिक कर रहे हैं, लेकिन ईरान से वो कहते हैं जी जीरो इनरिचमेंट होगी और ये कर दें और फिर सैंक्शन भी आपसे नहीं हटेगी। खुद अमेरिका का भी जो आर्मीनिया से मुआहदा हुआ है उसमें आर्मीनिया 3% 4% जब वो इनरिचमेंट कर सकेगा, तो ईरान भी उसी लॉजिक के तहत इनरिचमेंट मांग रहा है जो सारी दुनिया कर रही है। आईएईए ने कहा है कि ईरान के पास ये राइट है कि वो इनरिचमेंट कर सकता है। सो वही, और फिर मार्को रूबियो की जरा बात सुनिए। मार्को रूबियो साहब ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा है और अपने कन्वेंशनल वेपन्स को इस्तेमाल करके वो अमेरिका पर हमला करने का इरादा रखते हैं, यानी मेनलैंड अमेरिका पर। सो मार्को रूबियो इस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के लिए खतरा नहीं है बल्कि वो अमेरिका के लिए खतरा है। ईरान पोजेस कन्वेंशनल वेपन्स दैट आर डिजाइन्ड टू अटैक अमेरिका। तो सेम वही स्क्रिप्ट है, वही प्लेबुक है जो इराक के हवाले से इस्तेमाल की गई थी। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए जी कन्वेंशनल वेपन्स। अब मुझे बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशनल पावर अमेरिका, और ईरान उस पर अटैक करने जा रहा है। अभी ईरान के यहां से मिसाइल लॉन्च नहीं होंगे कि वहां से अमेरिकी न्यूक्लियर जो ईरान को तबाह कर चुका होगा। ईरान कैसे अमेरिका पर जो अटैक करने जा रहा है, और ईरान के पास कौन से ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स हैं जिससे वो अमेरिका को अटैक करने जा रहा है? तो ये इंतहा दर्जे का प्रोपेगेंडा, यानी जो इराक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो ईरान के ऊपर, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, यहां पर तो और भी बहुत कुछ है। यहां पर न्यूक्लियर भी है, यहां पर जनाब वो जी ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहां पर उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 100 इसको किया हुआ। ये रशिया का इत्तेहादी है, ये रशिया को असला दे रहा है। यूक्रेन, ज़ेलेंस्की कहता है जो यूक्रेन में जंग जारी है उसका कसूरवार भी ईरान है। ईरान के तो बहुत सारे कसूर हैं। तो अब वो जो निगोशिएशंस है वो हो गए और नतीजा वही है जो ऑलरेडी हम अज्यूम कर रहे थे। अच्छा, यूएस इंटेलिजेंस देखिए, यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ईरान के पास लार्जेस्ट स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स का इन द रीजन। ये बड़ा खतरा है, इनके पास ये है, इनके पास वो है। और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है हम ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन जब वो मत बनाए और इसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जब वो रोका जाए और इसकी एबिलिटी टू डिस्टेबलाइज द रीजन। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मतलब आप देखें ना कि वो हर पूरा मीडिया, उनकी तमाम गवर्नमेंट्स ऐसे बता रही हैं कि ईरान जब अगले 72 घंटों में यूरोप पर अमेरिका पर जब अटैक करने जा रहा है, अगले 48 घंटों में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। तो मतलब एक पूरा वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए। टकर कार्लसन ने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। टकर कार्लसन ये कह रहा है कि हम ये जो जंग ईरान के साथ लड़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल की ख्वाहिश पर है, ये इसराइल की जंग है और इसराइल ये बिलीव करता है दिस इज देयर लास्ट चांस, उसके बाद उनको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो पूरा जोर इस वक्त लगा रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए, क्योंकि इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आएगी वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं होगी कि ईरान पर अटैक करें, क्योंकि जो अंदरूनी प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ चुका होगा। सो ट्रंप को वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। टकर कार्लसन के बकौल इसराइल ये समझता है दिस इज देयर लास्ट चांस। और उन्होंने कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि इसराइल का सिर्फ एक ही एलाय है और वो है अमेरिकन मीडिया। अमेरिकन मीडिया जो यानी कि इसराइल का इत्तेहादी है और इसराइल से भी 4 कदम आगे बढ़कर वो ईरान पर जंग की जो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। मीडिया का जो काम है वो ये है कि ट्रूथ और इंफॉर्मेशन जो वो लोगों तक पहुंचाए, अमेरिकन तक पहुंचाए, बट इंस्टेड वो आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं विद लायर्स एंड फेक प्रोपेगेंडा के साथ, झूठों के साथ वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। ये टक्कर कार्लसन अपने अमेरिकन मीडिया के बारे में। तो अब देखें कि सबसे एक पूरा नेटवर्क है ना, यानी वो एक अमेरिकी सदर अगर ये चाहता भी है कि वो ईरान के हवाले से जरा ऑनेस्ट पॉलिसी ले तो वो ले नहीं सकता है। इधर से कांग्रेस है, इधर से मीडिया है, इधर से दूसरी लॉबी है, यानी वो हर तरफ से घिरा हुआ। तो पूरा अमेरिकी मीडिया जब वो ज़ायनिस्टों के कंट्रोल में है, अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये तमाम बड़ा मीडिया आपको नजर आता है, उसके पीछे ये सारे बैठे हुए हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और मतलब वही प्रोपेगेंडा, वही बात आगे बढ़ाई जाए। वहां पर यह क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि भाई वजह क्या है हम ईरान पर जंग जब वो क्यों करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बल्कि उस बात को आगे बढ़ाया। मैं कुछ हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 30-40 साल की 3-4 हेडलाइंस हैं जब इराक पर, शाम पर, बाकी मुल्कों पर बमबारी होने जा रही थी, तो ये इनका मीडिया, मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम की खबरें देखिए, ये 1990 की है, दिसंबर 1990, हाउ टू चोक इराक। अब देखिए ना पीछे पूरा बैकग्राउंड है कि एक मुल्क के खिलाफ लॉबिंग हो रही है, उसको खतरा बताया जा रहा है और फिर आखिरकार उसको तबाह कर दिया गया। फिर 1998, बॉम्बिंग ईरान इज नॉट इनफ,
अब चूंकि यहां पर जो क्लिंटन है उसने इराक पर जब बमबारी भी की थी, तो अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है कि यह बमबारी भी काफी नहीं है, बाकायदा फौजें उतारनी चाहिए। फिर आगे वो लिखता है कि एक और हेडलाइन के अंदर, अमेरिकन बॉम्ब्स मेक इराक स्ट्रॉन्गर। और फिर नॉर्थ कोरिया के बारे में 2013 की हेडलाइन देखिए, बॉम्ब नॉर्थ कोरिया बिफोर इट्स टू लेट। फिर आप सीरिया के हवाले से देखिए 2013 में, 2014-15 में अमेरिका आया है, 2013 में देखिए, बॉम्ब सीरिया इवन इफ इट इज इलीगल। न्यूयॉर्क टाइम, सीरिया पर हमला करो बावजूद इसके कि ये इलीगल है, फिर भी हमला कर दो। ये है अमेरिकी मीडिया। और ये है 2015 की हेडलाइन, जब यहां पर ओबामा जब वो न्यूक्लियर डील करने की कोशिश कर रहा है, टू स्टॉप ईरान बॉम्ब ईरान का बॉम्ब रोकने के लिए जरूरी है कि ईरान पर बमबारी की जाए। तो ये 2014-15 का वो टाइम है जब बॉम्ब ईरान बॉम्ब ये पॉलिसी और एक पूरा नैरेटिव वहां पर जो है वो चलाया जा रहा है। और ओबामा बिल्कुल दहाने पर था ईरान पर हमला लॉन्च करने के हवाले से, लेकिन एट द लास्ट मिनट वो पीछे हट गया और उसने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील की और उसने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। लेकिन ट्रंप जो है वो बहरहाल वो करने जा रहा है। तो अब दूसरी तरफ अमेरिका का जो साथ साथ मिलिट्री बिल्डअप है वो भी हम देख रहे हैं। खबर यह है कि सेवरल अमेरिकन जो सबमरीन्स हैं वो रीजन में एंटर हुई हैं, वॉरशिप्स आ गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए हैं, जेट्स आ गए हैं। अब जनाब अली अमेरिकन सबमरीन्स रीजन के अंदर एंटर हुई हैं। तो पूरे का पूरा वेस्ट ईरान पर हमला करने के लिए आ रहा है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया क्या पोजीशन लेंगे, ये उन तीनों के खिलाफ भी जंग है और उन तीनों के लिए जो वो बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है। अच्छा, इसी के दरमियान जो अमेरिकी मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि इसराइल में जो F-22 त्यारे डिप्लॉय किए गए हैं, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड इकदाम है जो अमेरिका ने उठाया। ये जो F-22 त्यारे हैं ये इसराइल के पास नहीं है, ये दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अमेरिका ने F-35 तो दिए हैं, F-16 भी दिए हैं, बाकी भी दिए हैं, लेकिन F-22 दुनिया के एडवांस तरीन और बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। ये वो त्यारे हैं जिनको इसराइल बहुत सालों से कह रहा है कि ये हमें दो, अमेरिका को कह रहा है। और आपको बताया अमेरिका हर चीज इसराइल को देता है, उसने दो चीजें इसराइल को नहीं दी, B-2 बॉम्बर्स और ये जो GBU-57 है ये नहीं दिए, और F-22 ये अमेरिका ने इसराइल को नहीं दिए। और इवन आप देखिए कि ये जो F-35 हैं जो अमेरिका बाकी इत्तेहादियों को देता है वो भी जरा डाउनग्रेडेड वर्जन होता है, जो बर्तानिया को दिया हुआ है, जो बाकी मुल्कों को दिया हुआ है। इसराइल को डाउनग्रेडेड वर्जन नहीं दिया, इसराइल को वही दिया और इसराइल की जिद पर और इसराइल के लाड़ पर दिया जो अमेरिका खुद ऑपरेट करता है। लेकिन F-22 फिर भी उन्होंने इसराइल को नहीं दिए। तो आज पहली बार ये F-22 जो है वो अमेरिकी टेरिटरी से हटकर किसी टेरिटरी पर डिप्लॉय हुए हैं। यानी अगर वो मिसाल के तौर पर किसी बेस पर डिप्लॉय होते हैं तो वो भी तो अमेरिकी टेरिटरी है, लेकिन ये अमेरिकी सॉइल से, अमेरिकी टेरिटरी से हटकर किसी और कंट्री में, मिसाल के तौर पर ये बर्तानिया में खड़े हैं तो बर्तानिया में अमेरिकी बेस पर खड़े हैं, अगर कतर में खड़े हैं तो कतर में अमेरिकी बेस पर खड़े हैं, वो अमेरिकन टेरिटरी ही है। किसी और मुल्क के अंदर किसी और सॉइल पर जाकर डिप्लॉय करना ये पहली बार ऐसा हो रहा है। F-22 ये दुनिया का बहुत एडवांस है, तो इसको बड़ी अनप्रेसिडेंटेड इकदाम जो बताया जा रहा है। सो यूनाइटेड स्टेट्स हैज सेंट एडवांस F-22 फाइटर जेट्स टू इसराइल, अनप्रेसिडेंटेड मूव टू डिप्लॉय दीज एयरक्राफ्ट्स। और ये प्रिपरेशन है ईरान पर हमला करने के वाले से, ये कोई प्रेशर डालने वाला इकदाम नहीं है, ये ईरान पर हमला करने वाला इकदाम है। और इससे अमेरिका की एबिलिटी में इजाफा होगा टू प्रोटेक्ट इजरायली टेरिटरी एंड अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड इन मिडिल ईस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि पिछला जंग के अंदर जो ईरान ने अटैक किया उसमें इसराइल की बहुत तबाही हुई है। तो अब ईरान ज्यादा ताकत से हमला करेगा। अगर ईरान के 200 बैलिस्टिक मिसाइल भी इसराइल में टकरा गए, तल अवीव से टकरा गए, तो फिर इसराइल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर होगा। तो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये पहली बार उन्होंने ये इकदाम जब उठाया है। फर्स्ट टाइम दिस एडवांस मॉडल हैज बीन ऑब्जर्व्ड बीइंग डिप्लॉयड आउटसाइड यूएस टेरिटरी, पहली बार तारीख में। सो दिस इज रिमार्केबल। और इसको फिर अमेरिकी पायलट्स ही फ्लाई कर रहे होंगे। और दीज फाइटर जेट्स आर नॉट एक्सपोर्टेड टू एनी कंट्री, किसी और मुल्क को ये नहीं दिए गए, एंड आर यूज एक्सक्लूसिवली इन वाशिंगटन मिलिट्री ऑपरेशन। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका खुद ही इसको ऑपरेट करता है। ये जो मूवमेंट हो रही है बड़ी सेंसिटिव है और इसके बारे में मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन है वो पेंटागन की जानिब से नहीं दी जा रही। अच्छा, तो अब जरा इजरायली मीडिया क्या बता रहा है ईरान के मिसाइल्स के हवाले से। हेरेट्स ने ये लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ इजरायली जो हैं वो अभी तक सफर कर रहे हैं, जो नतायज निकले ईरान के साथ जंग के, उसमें यानी कि बहुत सारे इजरायलियों के बहुत सारे घर जब वो तबाह हुए हैं तो वो अभी तक सफर कर रहे हैं, उनके घर अभी तक दोबारा जब वो रीबिल्ड नहीं हो सके। तो और फिर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनकी रिवर्स माइग्रेशन भी हुई
और इस वक्त अब की बार जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो ऑल आउट होगा और अनकंट्रोलेबल होगा। तो इसलिए ज्यादा तबाही, ज्यादा डैमेज आ सकता है। तो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि पहली जंग में काफी डैमेज हुआ है और अभी तक बहुत सारे इजरायली जवान के घर तबाहशुदा है, तो अब की बार ज्यादा हो सकता है। और ईरान ये कहा है कि तल अवीव में जो गुस्दन एरिया है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, वहां पर जब हम अटैक करेंगे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ये जो अमेरिका धमकियां दे रहा है ईरान पर हमला करने के हवाले से, ये इररिस्पॉन्सिबल यूएस एस्केलेशन है रीजनल टेंशंस के हवाले से। पूरा रीजन जब उसमें यानी कि शामिल हो जाएगा, पूरा एक रीजनल वॉर जब छिड़ जाएगी, और उसका जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ये जो बार बार धमकियां दे रहा है और थ्रेट्स दे रहा है इसी अमेरिकी पॉलिसी ही की वजह से, ठीक है ना। तो रशिया की बार बार वार्निंग जब जा रही है, लेकिन रशिया ने यह वाजे किया है कि देयर इज अ रिस्क के ये अटैक जब हो सकता है। तो इस वक्त भी रीजन में एक हंगामी और इमरजेंसी वाला माहौल है, दारुल हुकूमतों के अंदर एक इमरजेंसी वाला माहौल है, और सब इस की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जंग रोक ली जाए। अमेरिका को अभी भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है, यूरोपियंस को कहा जा रहा है कि वो भी इसमें अपना किरदार जो अदा करें, लेकिन ये एफर्ट्स जो हैं वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिकन जो फैसला है वो प्री डिटर्मिन्ड है। ये ऐसा नहीं कि निगोशिएशंस के नतीजे में उन्होंने फैसले पर पहुंचना था, उनका फैसला प्री डिटर्मिन्ड है, वो एक ही पॉलिसी पर मुबनी है, और वो पॉलिसी ये है कि ओआईसी वर्ल्ड को सर ना उठाने दो और इजराइल जिस मुल्क के ऊपर हाथ रखता है उसको डिसाइड कर दो। ये उनकी पॉलिसी है। वगरना अगर देखें तो इराक से अमेरिका क्या लेकर गया है, इराक में अमेरिका को जंग का क्या फायदा हुआ है। ट्रंप ने खुद कहा कि हमारी तारीख की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने इराक पर अटैक किया, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गए और थाउजेंड्स ऑफ फौजी गए, तो कुछ भी अमेरिका को तो कुछ हासिल नहीं हुआ, इराक को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, इराक भी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियरी रहा तो वो इजराइल रहा। तो यहां भी ईरान पर हमला करके अमेरिका क्या बेनिफिट जब यहां से लेकर जाएगा, और ईरान उनको भरपूर डैमेज भी करने की सलाहियत रखता है जो इराक नहीं रखता था। और बॉम्बिंग करके तो ये ना आज तक कहीं कुछ अचीव कर ही नहीं सके हैं। बॉम्बिंग ये जितनी मर्जी कर लें, ये रिजीम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। फिर अल्टीमेटली इनको फौजी उतारना पड़ेगी, क्योंकि अगर आगे से ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो इनकी कैजुअलिटीज होंगी, उसके बाद इनको फौजी उतारना पड़ेंगी, और फौजें उतर गई तो फिर एक 20 साल एक और लंबी जंग है जो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही ट्रंप अफोर्ड कर सकता। तो बहरहाल रीजन अभी भी कोशिश कर रहा है, लास्ट मिनट एफर्ट्स जारी हैं, मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब देखें वो जो आखिरी राउंड था वो हो गया। तो 4 ऑप्शंस थे ट्रंप को जो दिए जा रहे थे कि आज से यानी 48 घंटे पहले कि अभी अटैक कर दिया जाए, या मुज़ाकरात से फौरी बाद अटैक कर दिया जाए, या अगले वीक अटैक कर दिया जाए, या फिर रमजान के बाद अटैक किया जाए।